गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे क्रम में व्यवस्थित करना। प्रैक्टिस के जरिए हम इस अध्याय को समझेंगे कि कैसे आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोरों पर बैठे हैं जबकि बी ठीक बीच में बैठा है। यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास तथ्य है उसको बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि टोटल 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। तो और बोल रहा है कि ए और डी अंतिम छोरों पे हैं, तो ए और डी को हम अंतिम छोरों पे लिख देते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो बोल रहा है कि बी ठीक बीच में बैठा है, तो बी को बीच में बैठा दिए। अब बोल रहा है कि ए के बगल में कौन बैठा है। ये आंसर देने के लिए इस ऑप्शन की मदद लेके हम बताएं कि कैसे पता चलेगा कि ए के बगल में कौन बैठा है। तो यदि हम इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले ए ऑप्शन की मदद लेते हैं, तो बोल रहा है कि बी सी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी सी और ई के बगल में, सी और ई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सी को इधर लिखें कि इधर लिखें, ई को इधर लिखें कि इधर लिखें। अब यहाँ से हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ के आगे कि हम बी इतना तो पता है कि बी के बगल में सी और ई है, तो सी यहाँ रहेगा, ई यहाँ रहेगा कि सी यहाँ रहेगा, ई यहाँ रहेगा। इसको हम कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं, तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन दे रहा है कि सी डी के बगल में नहीं है, मतलब सी यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब सी यहाँ पे है। यहां से तो कंफर्म हो गया कि यदि सी बगल डी के बगल में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, एक ही स्थान बचा, तो वहां पे चला गया। अब बचा कौन, 4 को हम बैठा दिए, तो बचा कौन, ई। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि ए के बगल में कौन बैठा है, तो ए के बगल में सी बैठा है। और अगला ऑप्शन भी हम चेक कर लें। हालांकि ऑप्शन बी से हमें आंसर मिल गया है, लेकिन आगे भी हम बढ़े तो दिया है कि सी बी के बगल में बैठा है। सी जो है बी के बगल में बैठा है, तो यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। फिर डी की बात करें तो दिया है कि बी ई के बगल में बैठा है, तो अब ई यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए के बगल में कौन बैठा है। हम अगर ऑप्शन बी की मदद लें तो हम बता सकते हैं कि सी जो है ऑप्शन मतलब कि ए के बगल में बैठा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो हमको इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला लाल किला दिया है, फिर विश्व दिया है, फिर दिल्ली दिया है, फिर भारत दिया है, फिर ब्रह्मांड दिया है। तो अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो सबसे बड़ा जो है इसमें, जो जिसके अंतर्गत सभी है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर विश्व है, विश्व, और विश्व के अंदर भारत है, और भारत के अंदर दिल्ली, और दिल्ली के अंदर है लाल किला। दिल्ली में स्थित है लाल किला। अब हम देखेंगे कि क्रम इधर से इधर दिया है कि इधर से इधर दिया है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो लाल किला सबसे सब में 1 नंबर पहले पे रखा है, यानी कि हमको अंदर से बाहर आना है, मतलब छोटे से बड़े के तरफ जाना है। तो लाल किला, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है, तो 3 नंबर पे दिल्ली सही है। फिर दिल्ली कहाँ है, भारत में है, ये भी सही। भारत कहाँ है, विश्व में, विश्व रहना चाहिए, परंतु यहाँ पे ब्रह्मांड दे दिया है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। लाल किला, लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली कहाँ है, भारत में, भारत कहाँ है, विश्व में, और विश्व ब्रह्मांड में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जा रहा है। तो
इस प्रकार हम इसको क्रम में लगा लिए, क्योंकि क्रम इसको उल्टा भी दे सकता था कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर विश्व, विश्व के अंदर भारत, भारत के अंदर दिल्ली और दिल्ली के अंदर लाल किला। तो ऑप्शन कैसे भी दे सकता है, उसके आधार पे हम क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 और 43। यदि हम इनके बीच अंतर देखें तो पहले 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है। अब इसके अनुसार हम देखें तो 2-2 का इनके बीच अंतर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे फिर 2 का अंतर होगा तो यहाँ पे 0, यानी कि 43 आना चाहिए। तो यदि इस क्रम को देखें तो ये क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही ये 43 यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। लेकिन यदि हम दूसरी व्यवस्था देखें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याओं को दे रखा है। 31 अभाज्य संख्या, 37 अभाज्य संख्या, 41 ये भी अभाज्य संख्या, 43 ये भी। तो 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 44 कट जाएगी, 2 से 45 भी कट जाएगी, 46 कट जाएगी, 47 जो किसी से नहीं कटेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगली अभाज्य संख्या इसका अगला क्रम होगी जो कि 47 है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करते समय हम ध्यान से देखते हैं कि क्रम क्या है। यदि क्रम फॉलो नहीं कर रहा है तो कुछ न कुछ उसमें ध्यान से देखने के लिए हमें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए कि हम ऐसा देख सके कि कहीं ये कुछ स्पेसिफिक अंक तो नहीं दिया है। अगर हम इतना ध्यान से देखेंगे तो आराम से हम आंसर दे पाएंगे। कहीं ना कहीं ऑप्शन भी हमको इशारा कर देता है कि हम अगला आंसर क्या देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें तो दिया है 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 81, 243 और 729। यदि हम ध्यान से देखें तो हमको क्या दिख रहा है? 3 में 3 का गुणा कर दें तो 9 आएगा, 9 में 3 का गुणा कर दें तो 27 आएगा, 27 में 3 का गुणा कर दें तो 81 आएगा, 81 में 3 का गुणा कर दें तो 243 आएगा, 243 में 3 का गुणा कर दें तो 729 आएगा। तो 729 में भी यदि हम 3 का गुणा कर दें तो अगला जो आंसर है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। तो 3 जमा 27 हासिल 2, 3 दूना के 6, 6 2 8, 3 7 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी पे दे रखा है 2187। तो हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखें तो हमें एकदम आसानी से पता चल गया कि 3 का गुणा कर रहा है और 729 में हम गुणा किए तो हमें आंसर मिल गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा? तो हम जानते हैं कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, टोटल 26। तो यदि इसको सम और हम विषम में बांट दें तो सम 13 संख्याएं हो जाएंगी और 13 विषम हो जाएंगी। इस तरह यदि हमको बांट दे तो 13 सम हो जाएंगी और 13 विषम। तो ये बोल रहा है सभी विषम संख्याओं को हटा दें। तो इन 13 संख्याओं को हटा देंगे तो 13 संख्याएं बच जाएंगी। 13 अक्षर हमारे वर्णमाला में बचेंगे। तो पूछ रहा है कि 9वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा? तो हम कह सकते हैं कि पहले स्थान पे यदि बात करें तो ए होता है, मतलब 1 के स्थान पे ए होगा। तो इसी तरह 1 3 5 7 9 11 को हटाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यदि हम 2 का गुणा कर दें तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब 9वें स्थान पे जाना है तो 9 दूना के 18। 18वें स्थान पे कौन आता है?
आर आता है। 18वें स्थान पे क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 18 संख्याओं में 9 सम होगा, 9 विषम। तो यदि 9 विषम को हम हटा देंगे तो 9 ही बचेगा, तो 9वें स्थान पे आता है। 9वें में अगर 2 का गुणा कर दें विषम को लेते हुए तो, और जो विषम संख्या को हटा दें, तो 9वें स्थान पे आर आ जाएगा, क्योंकि दूसरे पे बी जिसको हम 1 गिनेंगे। फिर चौथे स्थान पे आ जाएगा डी आ जाएगा। फिर ऐसे करके छठे स्थान पे जाएंगे यफ आ जाएगा, 8वें स्थान पे जाएंगे यच आ जाएगा, 10वें पे जे आ जाएगा। ऐसे कर करके हम आगे बढ़ेंगे। 12वें पे यल, 14वें पे यन, 16वें पे फिर आपका आ जाएगा पी आ जाएगा, तो 18वां पे आर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे। तो यदि हम विषम संख्याओं को हटा देते हैं, कहने का मतलब 9 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल है आंसर मिल जाएगा और 18वें स्थान पे आर होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो कह रहा है कि किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पे है और y अंत से 17वें स्थान पे है, जबकि z x और y के ठीक मध्य में है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो x और z के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो यदि हम बात करें तो शुरू से, तो को बोल रहा है कि प्रारंभ से 14वें स्थान पे। अगर हम प्रारंभ से बात करें तो ये 14वें स्थान पे है, और y अंत से 17वें स्थान पे है। कह रहा है कि z जो है x और y के ठीक मध्य में है। कुल 48 व्यक्ति हैं, तो यदि हम इधर से बात करें तो 17 व्यक्ति हो गए, इधर से बात करें तो 14, टोटल 31 व्यक्ति हो गए। अब बचे 17। इनके बीच में 17 व्यक्ति बैठेंगे, x और y के बीच में 17, और कह रहा है कि z जो है ठीक x और y के मध्य में है। तो हम कह सकते हैं कि 8 इधर बैठे होंगे, 8 इधर बैठे होंगे, और z जो है बीच में, इसको लेके 17 हो गए। अगर हम इसको जोड़ें तो x के बाद 8 और y के बाद 8, तो अगर आप अब देखें तो x और y के ठीक मध्य में आ गया, क्योंकि 8 इधर से 8 इधर से, तो 17 स्थान हो गया। और हमको अगर यहाँ पे 17 जोड़ दें तो 48, और यही कह रहा है कि 48 व्यक्ति हैं जो बैठे हैं। तो हम अब पूछ रहा है कि x और z के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? तो x और z के बीच यदि हम बात करें तो 8 व्यक्ति हैं, और क्योंकि हम निकाल लिए कि यहाँ से इसका स्थान 14 है, इसका 17, तो 31 व्यक्ति तो यहाँ बैठ चुके हैं। इनके बीच में 17 व्यक्ति बचे थे। 17 में एक इनके ठीक मध्य में z है, मतलब एक खुद हो गया। अब बचे 16, तो ठीक मध्य में बैठे हैं तो 8 इधर होगा, 8 इधर, तभी तो भी एकदम मध्य कहलाएगा z। तो x और z के बीच में 8 व्यक्ति, तो यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से और पूछ सकता था, z और y के बीच पूछ सकता था, तब पर भी 8 होते। ये भी पूछ सकता था x और y के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 14 और 17 जोड़ के हम घटा देते, तो यहाँ पे हमको मिल जाता कि 17 व्यक्ति टोटल बैठे हैं। और ठीक मध्य में z है, तो एक तो खुद हो गया, 8 इधर 8 इधर। तो यहाँ से हमने आसानी से आंसर प्राप्त कर लिया। और एक बात और कि इस जैसे क्रम व्यवस्था में हम लोगों को एक चीज याद करना पड़ेगा कि जैसे कि a का स्थान 1 है, b का 2 है, c का 3 है, x का 24 है, y का 25 है, u का 21 है, यस का 19 है, q का 17। इस तरह हमको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि एग्जाम में जाते हैं तो ABCD Z तक लिखते हैं, फिर उसके नीचे अंक उसका नंबर लिखते हैं, फिर वहां से जाके मिलाते हैं, तो क्वेश्चन तो हल हो जाता है, लेकिन वहां पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। और टाइम बचाने के लिए हमको इनके स्थान के को याद रखना पड़ेगा कि ये किस स्थान पे है। यह 19वें पे है, क्यों 17वें पे है, पी 16वें पे है। इस तरह हमको एकदम याद होना चाहिए कि कुछ भी जैसे पूछ दे वो किस स्थान पे है तो 15वें,
तुरंत आना चाहिए ऐसे आंसर। तो उसको हम लिख के कोशिश करेंगे कि याद कर लें। तो आप लोग इतना तो कार्य कर सकते हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा, ताकि जो आगे आएंगे क्वेश्चन तो हम लोग उसी के आधार पे इसको सॉल्व कर सकें। तो ये काफी मदद करेगा। और उल्टे क्रम में भी हमको याद होना चाहिए। जैसे कि उल्टा क्रम तो 27 में से घटा देंगे। जैसे पूछेगा कि बाएं से दाएं पूछता है, और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, तो इस क्रम में जब हम बैठाएंगे तब हमको वहां पे याद करना पड़ेगा। जैसे पूछेगा कि यश का दाएं से बाएं स्थान क्या है, तो यश का एक्चुअल में यदि बात करें तो 19 है, और दाएं से बाएं 27 में से 19 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। वहां पे स्थान हम निकाल लेंगे। सिर्फ 27 में से घटाना रहता है, वो उसका उल्टा क्रम हो जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अंकित अंजुम के ठीक दाहिने में बैठा हुआ है, अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं में बैठा हुआ है। राम अंकित के दाएं में बैठा हुआ है, दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 दोस्त हैं, कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर उत्तर की ओर, ऊपर उत्तर मान लेते हैं। अब आते हैं तथ्य पे। अंकित अंजुम के ठीक दाहिने में है। अंकित अंजुम के दाहिने में है, तो सबसे पहले अंजुम को लिख लें। अंजुम, अंजुम के दाहिने है अंकित। अंकित अंजुम के ठीक दाहिने है। अगर मुंह इधर का होगा तो दाहिना ये हो जाएगा, तो अंजुम के दाहिने अंकित हो गया। अब आते हैं आगे। अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं में बैठा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि अमित, प्रिया और राम तीनों यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम अभी पता नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं कि हमको कहां से पकड़ में आता है इनके और इनके बीच रिलेशन। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि कह रहा है कि राम अंकित के बैठा हुआ है। राम अंकित के दाएं में बैठा हुआ है। फिर अब यहां से मिल गया, तो राम का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों के बीच रिलेशन है। तो फिर यहाँ वापस आ जाते हैं, तो कह रहा है कि अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं है। राम के ठीक दाएं है अमित, और प्रिया के बाएं, मतलब प्रिया इधर हो जाएगी, तो प्रिया का बायां इधर हो गया, राम का दायां, तो अमित हो गया। अब पूछ रहा है कि दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो दाहिना इधर है, तो दाहिने में अंतिम स्थान पे प्रिया बैठी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अगर पहले हम तथ्य को यहाँ पे मेंशन कर दिए और उसके बाद तीनों के बारे में यहाँ पे इन दोनों नाम को यहाँ पे नहीं लिया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि इनके साथ जब तक इन तीनों में से एक को रिलेशन नहीं पता चलेगा, हम इन तीनों को यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। और आगे जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन का तो दे दिया कि राम अंकित के दाएं है, तो जब अंकित के दाएं राम को बैठा दिए, तो यहाँ पे तीनों के बीच रिलेशन दिया हुआ है। फिर हम आसानी से इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही देता है कि बाद में शुरू में देता है, फिर उसके बाद में रिलेशन देता है, फिर बाद से फिर पहले आना पड़ता है, और हमको यहाँ पे फिट करना पड़ता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में और समान दूरी पर बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। तो पहले इतना हम बना लें। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो 8 मित्र हैं, तो 8 को बैठाना है। तो बोल रहा है कि यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है, मतलब जी यहाँ पे है, उत्तर में बैठा है, तो उत्तर हम ऊपर मान लेते हैं, दक्षिण जो कि नेचुरली होता है बैठा है,
अब हम इसको बैठाते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो हमें अच्छे से बैठाना पड़ेगा। जी है तो यहां से शुरू करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां तक हमने बैठा लिया। अब बोल रहा है कि यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल ले, सी से अपनी सीट बदल ले, तो हम देख सकते हैं कि यदि ये सी से अपनी सीट जी बदल लेता है तो ये स्थिति हो जाएगी, और बी अपनी सीट एफ से, बी बदल लेता है एफ से, तो बोल रहा है कि अब एफ की दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि एफ के दाईं ओर ए बैठा हुआ है, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जो मुंह है अंदर की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि इसके दाईं ओर ए बैठा हुआ है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। हम इसको बैठाते वक्त ये ध्यान दिए हैं कि जी को उसने उत्तर दिशा में बैठाया है, यानी कि एकदम बीच में बैठाया है ऊपर की तरफ, और उसके जी जो कि 7वें नंबर है, तो जी के बाद यच रहेगा, फिर तो जब यच आखिरी हो गया तो शुरू ए से करना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार हमने इनको बैठा लिया था। उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि जी अपनी सीट सी से बदल लेता है और बी एफ से बदल लेता है, इस आधार पे हमने क्वेश्चन का आंसर किया कि एफ के दाहिनी ओर ये बैठा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हुए ये ध्यान रखते हैं कि जो ज्यादा उसको ऊपर रखते हैं, जो कम है उसको नीचे रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम प्रश्न पढ़ें तो सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं, तो सी को यहाँ पे ऊपर रख लेंगे, क्योंकि सी के पास ज्यादा पैसे हैं किससे, ई से। और फिर आगे बोल रहा है और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं, ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं, तो ई के नीचे बी को लिख लेते हैं। फिर आगे चले तो कह रहा है सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, मतलब सी दूसरे नंबर का धनी है, सबसे ज्यादा धनी कौन है, ए है। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। अब आगे बढ़े तो दिया है कि इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं, तो सबसे कम पैसे बी के पास है, क्योंकि सबसे नीचे है। जैसे जैसे जो धनी थे हम उनको ऊपर लिखते गए, तो सबसे कम पैसे बी के पास है और सबसे ज्यादा पैसे ए के पास है। तो यहाँ पे कम पैसे वाले को पूछ रहा है, तो हम कह देंगे कि बी जो है सबसे कम पैसे वाला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, सार्थक क्रम में इसको दर्शाना है। तो यदि हम इनको चारों पॉइंट को देखें तो यहाँ से ध्यान से हमको समझ में आ सकता है कि चाबी जो है ताले में लगती है, ताला दरवाजा में लगता है और दरवाजा कक्ष में लगता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सही बन रहा है, सबसे पहले चाबी आएगी, चाबी के बाद ताला, तो ताला 3 नंबर पे है तो 3 नंबर आ गया। फिर ताला के बाद आएगा दरवाजा, तो दरवाजा आ गया, उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन, और उसके बाद अंत में आएगा कक्ष। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। चाबी लगती है ताले में, ताला दरवाजा में और दरवाजा कक्ष में। तो इस प्रकार ये काफी आसान क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 5 मित्र पी क्यू आर यस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब उत्तर दिशा हम यहाँ पे ऊपर के टर्म में समझेंगे। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम बाई ओर,
P है T के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है? तो यदि हम बात करें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं तो यश बैठा है T और Q के ठीक बीच में, T और Q के ठीक बीच में, और Q है R के निकटतम बाईं ओर। तो Q R के बाईं ओर है तो इधर तो होगा नहीं, जब भी होगा इधर होगा, तो Q R के बाईं ओर बैठ गया। फिर दिया है कि P है T के निकटतम बाईं ओर, P जो है T के निकटतम बाईं ओर है, तो T के निकटतम बाईं ओर कौन है? P। तो इस प्रकार हमने पांचों को बैठा दिया। अब पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो हम देख सकते हैं कि बीच में यश बैठा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यश। कभी कभी होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि यश बैठा है T और Q के बीच में, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि T इधर रहेगा कि इधर रहेगा, Q इधर रहेगा कि इधर रहेगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कि ये दोनों का संभावित स्थान ये है, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बैठने का क्रम जो है T और Q के बीच में यश बैठा है, और आगे चलेंगे Q है R के निकटतम बाईं ओर, तो R के निकटतम बाईं ओर Q है, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा कि Q इधर होगा। तो जब Q का फिक्स हो जाएगा तो T का भी फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे को बैठाएंगे तो देखेंगे इसका सबसे बीच में बैठने वाला है वो यश है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 6 मित्र A B C D E एवं F एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। D न तो C के बगल में बैठा है न ही उसके सामने बैठा है। A और F एक दूसरे के सामने बैठे हैं। B C के सामने बैठा है, D के सामने कौन बैठा है ये निकालना है। तो 6 मित्र बैठे हैं केंद्र की तरफ मुख करके समान दूरी पे। तो केंद्र की तरफ मुख करके यदि हम बात करें तो पहले 6 मित्रों को समान दूरी पे हम बैठा लेते हैं। तो अब बात करें कि कौन कहाँ बैठा है उसकी, तो दे रहा है कि A और F एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पहले इस लाइन को अभी छोड़ते हैं। D न तो C के बगल में बैठा है न उसके सामने, अभी इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो A और F एक दूसरे के सामने बैठे हैं। जिनको बैठा सकते हैं उसको बैठाते हैं। A और F को एक दूसरे के सामने बैठा दिए। अब कह रहा है कि B C के सामने बैठा है, तो B C के सामने बैठा है, तो सामने सामने इसको भी बैठा दिए। अब आते हैं इस पे, तो बोल रहा है कि D न तो C के बगल में बैठा है न उसके सामने। तो D जो है न इसके बगल में बैठा है और न ही इसके सामने। तो सामने तो B बैठा है, वहां तो क्वेश्चन में दे दिया है कि B के सामने B C के सामने बैठा है, तो इसके बगल में D को नहीं बैठाना है, क्योंकि यहाँ दिया है D न तो C के बगल में बैठा है और न ही सामने। तो यहाँ पे हम D को यहाँ बैठा देते हैं। अब बच गया एक स्थान, वो हो गया E का। तो अब आते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि D के सामने कौन बैठा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि D के सामने E बैठा है, तो यहाँ पे हम आंसर कर पाएंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले इजी पॉइंट को पकड़ेंगे कि किसको यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कंडीशन वाला क्वेश्चन है उसको रहने देते हैं, वो अंत में डिफाइन होता है कि कहाँ रखना है। तो पहले जिनको हम आसानी से बैठा सकते हैं उनको बैठा लेंगे, उस बाद हम देखेंगे कि कहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उस हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। तो गलती होने की गुंजाइश एकदम नहीं रहेगी, क्योंकि
अब यहीं पे हम दिमाग खपाने लगेंगे तो अभी बैठाए ही नहीं है, तो डी न तो सी के बगल में बैठा है ना उसके सामने ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहले जो आसानी से बैठा सकते हैं उसको बैठाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पे है। तो हम यहाँ लिखते हैं बाएं से 11वें स्थान पे कौन है? सचिन। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है राज दाएं से 7वें स्थान पे है। इधर से राज दाएं से 7वें स्थान पे है। अब कहता है यदि अपने स्थान का आदान प्रदान कर दे, यानी कि राज यहां आ जाए और सचिन यहां चला जाए, इनके स्थान का आदान प्रदान हो गया। तो कह रहा है कि सचिन बाईं ओर से 16वें, मतलब इधर से आ जाता है 16वें स्थान पे, इधर से दाएं ओर से इसका स्थान 7वां है, क्योंकि राज का था तो अब सचिन है तो दाएं ओर से 7वां है और बाएं से इसका 16वां है। पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो 23 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर से 16 भी इस स्थान का एक बार स्थान को जोड़ रहे हैं, इधर 7वां से जोड़ रहे हैं तो फिर उस स्थान को जोड़ रहे हैं, मतलब उस स्थान को एक बार जोड़ना चाहिए था तो 2 बार जोड़ रहे हैं, तो 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि उस स्थान को एक ही बार जोड़ना है, यहाँ पे 2 बार जुड़ जा रहा है तो 1 माइनस कर देते हैं तो 22 आ जाता है। तो कह सकते हैं कि इस पंक्ति में 22 लड़के हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें है और राज दाएं से 7वें। स्थान का आदान प्रदान हो जाता है, सचिन यहाँ आ जाता है राज के स्थान पे जो कि दाएं से 7वें स्थान पे था, तो उसका स्थान अगर बाएं से 16वां हो जाता है तो लड़कों की संख्या तो 16 और 7, इधर से बाएं ओर से 16वां इस जगह का स्थान है और दाएं ओर से 7वां है। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो इस स्थान का क्रम 2 बार जुड़ गया, तो इसलिए 1 कम कर देते हैं कि स्थान का क्रम 1 बार जुड़े और 1 माइनस कर देते हैं और टोटल संख्या वहां से आ जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्रम में बैठाने के लिए, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है कि इसको क्रम में हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो यदि हम बात करें शब्दकोश को कि कैसे इनको करना है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आर ई सब में कॉमन है, तो यहां से तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि सबसे पहले कौन आएगा। अब इसके अगला अंक देखते हैं तो यस, ये 19 नंबर पे आता है, यम 13 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है और जी 7 नंबर पे आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, तो 6वां। तो ऑप्शन में यदि हम देखें तो 6 सब पे पहला है, तो यदि हम ऑप्शन को ही देखते तो इसको हम तुरंत हटा देते, क्योंकि इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये पहला होगा ही। और दूसरे की बात करें तो दूसरे पे भी तीसरा दिया है 3, तो तीसरे को भी हम हटा देंगे कि वो तो होगा ही, फिर उस पर समय दोनों पे क्या खर्चा करना, क्योंकि 6 3 6 3 6 3 सब में कॉमन है, तो उस चीज पे हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि उससे फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा और कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं तो 5 और यहाँ पे 5 5 दिया है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 दिया है, तो हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन कट पाता है कि नहीं। तो अब तीसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा, तो उसके लिए हम देखेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन 4 बचे, इनमें से कौन पहले लिखा जाएगा, तो बी वाला तो ऐसा ही गया, बचा हमारे पास ये दोनों, क्योंकि 16 16 ये 19 है, ये 22 है तीसरे नंबर पे। तो यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ दिया है रिपीट, यहां तक कॉमन है, सिर्फ यल और टी अलग है, तो हम जानते हैं कि यल पहले आएगा, यल टी से पहले आएगा, तो यहाँ पे यहां तक हम पहुंच गए, तो ये भी हमारा लिख दिया गया। उसके बाद यदि बात करें तो स्वाभाविक है, जब ये खत्म हो गया तो चौथा लिखाएगा। अब इन दोनों की बात आए तो पहले 19 नंबर वाला आएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 22 नंबर वाला भी आएगा तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें
कि डिक्शनरी के क्रम को हमने कैसे व्यवस्थित कर लिया और ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, जो कॉमन रहता है उस ऑप्शन को काट देते हैं। 6 3 6 3 6 3 कॉमन है, तो 6 और 3 को हम तुरंत काट देंगे बिना दिमाग लगाए, कोई टाइम। अब लेकिन अब यहाँ पे 3 में तो 5 5 है, लेकिन चौथे ऑप्शन में 4 दे दिया, इसलिए हमको अब इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि रिपील और रिपीट में पहले 5 आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब 3 ऑप्शन बचे, उसके बाद आ गया 4, तो 5 4 5 4, अब ये ऑप्शन कट गया, 5 के बाद 1 दिया है। अब 2 ऑप्शन में हमें टिक करना है, तो 1 और 2 में देखेंगे कौन पहले लिखाएगा। तो हम यहाँ पे देख ले सकते हैं कि आर ई के बाद यहाँ यस है या आर ई के बाद भी है। इस प्रकार ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये सबसे अंत में लिखाएगा और हम अपने आंसर को तत्काल दे पाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। आर टी के दाहिने 8वें स्थान पे है, जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है। उस पंक्ति में डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं? तो यदि हम यहाँ पे चित्र बनाएं तो बोल रहा है 37 बच्चे हैं, एक कतार में 37 बच्चे हैं, तो दक्षिण में के तरफ मुंह, तो मान लेते हैं ऊपर दक्षिण है। आर टी के दाहिने 8वें स्थान पे है, टी के दाहिने 8वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें स्थान पे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऐसे भी लिख सकते थे सीधा सीधा कि आर जो है 8वें स्थान पे, टी को छोड़ के हम गिनेंगे 8वें स्थान पे है। फिर कह रहा है कि जो डी के बाएं 14वें स्थान पे है, टी डी के बाएं 14वें स्थान पे है, यहाँ पे टी जो है 14वें स्थान पे है। अगर डी के 14वें स्थान पे डी को भी लेंगे तो टोटल संख्या 15 हो जाएगी। तो अब पूछ रहा है कि आर और डी के बीच बताना है, तो हम टोटल संख्या यदि इनके बीच की बात करें तो टोटल संख्या 15 हो गई, क्योंकि डी से 14वें स्थान पे टी है तो डी भी तो है, तो टोटल संख्या 15 हो गया इनके बीच की। अभी 37 बच्चे से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो पूछ रहा है आर और डी के बीच कितने बच्चे हैं। तो यदि हम कहें कि टी से जब 8वें पे स्थान पे आर है, एक टी भी, इसको घटा दें तो टोटल 9 कम हो जाएंगे, बचे 6, और 6 में एक डी भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि आर और डी के बीच पूछ रहा है, न कि आर और डी तक पूछ रहा है। तो इनके बीच की बतानी है संख्या में, तो आर 8वें स्थान पे है तो 8 वहां से कम हो गया, टी से 8वें स्थान पे था तो टी भी तो है, ये भी कम हो गया। उसके बाद डी और आर के बीच बताना है, बीच में बताना है तो डी और आर तो रहेंगे ही नहीं। तो यदि हम कहें 8 यहां से कम हो गए, और एक 9 और एक 10, तो टोटल 15 है, तो कितने बचे? 5। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो गया। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है साफ साफ कि यार टी के दाहिने 8वें स्थान पे, टी के दाहिने से 8वें स्थान पे दे रहा है, तो हम टी को नहीं गिनेंगे, इसको छोड़ते हुए गिनेंगे। उसी प्रकार कह रहा है कि टी जो है डी से 14वें पे, तो डी को छोड़ के गिनेंगे। जब डी को छोड़ के गिनते हैं तो यहां से हमको टोटल संख्या मिल जाती है कि डी से जब टी 14वें स्थान पे है तो डी 1 हो गया, तो टोटल संख्या 15 हो गई। तो अब यहां से हम घटा सकते हैं कि अगर ये 8वें स्थान पे है, टी को भी लेंगे तो 9 ऐसे ही कम हो जाएंगे, और यहां से डी को हटा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 5 है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इजी सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। तो 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसका नीचे से स्थिति क्या है? तो हम बात करें तो 73 बच्चों में ऊपर से जो स्थान दिया है वो 23वां दिया है, और टोटल संख्या है 73, नीचे से पूछ रहा है। तो हम करते क्या है ऐसी स्थिति में कि हम जानते हैं कि गिनते समय हम एक स्थान को 2 बार गिनते हैं,
लेकिन जब इसको जोड़ना या घटाना रहता है तो एक स्थान कम कर देते हैं। तो जब ऊपर से 23वां है तो नीचे से निकालते, अगर 73 में से 23 घटाते हैं तो 50 आता है, लेकिन स्थान की बात कर रहा है तो ये 23 है, तो इस स्थान को हमें बताना है, तो इससे पहले जो 22 है उसको घटाना हमें चाहिए, न कि 23 को। तो हम 23 को यदि घटा भी देते हैं तो टोटल में एक जोड़ेंगे तो हमारा ओरिजिनल स्थान आएगा। तो अगर ऊपर से 23वां है और नीचे से उसी स्थान के बारे में पूछ रहा है तो इसमें से एक कम कर देते हैं और टोटल में से घटा देते हैं। अगर इसमें से एक कम करेंगे तो 22 हो जाएगा और 73 में से 22 घटाएंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। यदि 23 घटाते हैं तो फिर उसमें एक जोड़ना पड़ता है हमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब ऊपर से स्थान दिया रहे या नीचे से दिया रहे और उसके उल्टे क्रम में पूछे तो हम क्या करते हैं कि एक कम करके घटाते हैं, क्योंकि उसी स्थान को हम ऊपर से भी गिनते हैं, उसी स्थान को हम नीचे से भी गिनते हैं, इसलिए हम एक कम कर देते हैं। जैसे 23वां स्थान दिया हुआ है तो 23वां स्थान के बारे में तो हमें नीचे से बताना ही है, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, तो एक कम करके घटाते हैं, 22 घटाते हैं तो हमें नीचे से स्थान आ जाएगा। अब आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब अगले क्लास में मिलेंगे और भी तरह तरह के प्रश्नों को लेकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।